Students, as you know, this is our part number 4th, lesson number 3rd, which is atoms and molecules. हमारे पार्ट नंबर 3rd में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिस्कस किया था. ठीक है, तो आज की हम वीडियो में सेकेंड लॉ पढ़ेंगे. सेकेंड लॉ जो है हमारा वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. मीन्स कि जो हमें किस चीज़ के बारे में बताएगा कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है, उसमें कोई चीज़ कंबाइन हुई है, तो उसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी कि उतनी अमाउंट ही उसमें प्रेजेंट होगी. ठीक है, एट एनी लेवल. अगर छोटी है कोई चीज़ तो भी उसमें उतनी अमाउंट होगी. अगर वो चीज़ थोड़ी सी बड़ी है तो उसमें भी उसकी उतनी अमाउंट ही प्रेजेंट होगी. ठीक है. Lavoisier, along with other scientists, noted that many compounds were composed of two or more elements, and each such compounds had the same elements in the same proportion, irrespective of where the compounds come from or who prepared it. उन्होंने और साइंटिस्टों के साथ इस चीज़ को नोट किया कि कोई भी कंपाउंड जो है वो टू से ज़्यादा एलिमेंट्स के कम्बिनेशन के साथ वो चीज़ फॉर्म हो रही है, और फॉर्मेशन के बाद उसमें जो एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट्स हैं, उनका प्रपोर्शन जो होगा वो सेम होगा. प्रपोर्शन सेम का क्या मीनिंग है कि उसमें उनकी क्वांटिटी मीन्स कि उनकी अमाउंट जो है वो सेम होगी. ठीक है, उसकी चीज़ तो वहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती कि उसको किसने बनाया है, जब वो अपने आप नेचुरली वे से बनी है. ठीक है. इन ए कंपाउंड सच एज वाटर, द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8, वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर. तो इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है हमें वाटर की. इन्होंने बोला कि जो रेशियो है मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन की, वो कितनी है? 1:8. वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर. सोर्स वाटर का कोई भी हो, चाहे वो पानी समंदर से आया हो, ठीक है, चाहे वो हमारी घर की टूटी से नल से आया हो, या किसी भी सोर्स से वो पानी हमने कलेक्ट किया है. ठीक है, बट उसमें हाइड्रोजन की एंड ऑक्सीजन की जो रेशो होगी वो 1:8 ही होगी. अब ये 1:8 कैसे आया मैं आपको समझाती हूँ. उसके लिए अपनी नोटबुक पेन ले लो. ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी अपनी कॉपी एंड पेंसिल पेन ले लिया होगा. मैंने भी ले लिया. अभी अपने बुक के पेज नंबर 35 पे पहुँचो. वहाँ पे आप एक टेबल देखोगे, टेबल 3.2. यहाँ पे आपको एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स का शो किया गया है. ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि एलिमेंट्स का कॉलम है, एक एटॉमिक मास का है. ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम. और यहाँ पे इनका जो है वो हमें एटॉमिक मास जो है वो दिया गया है. ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल किस चीज़ की ली थी? वाटर की. हमने वाटर की एग्जाम्पल ली है. ठीक है, अभी हमने इनकी रेशो कितनी बताई है हमें? हाइड्रोजन की रेशो एंड ऑक्सीजन की 1:8 जो हमें गिवन है बुक में. ठीक है, अभी आपको सिखाते हैं कि 1:8 जो है वो कैसे आया. ठीक है, आप सिंपली देखो, हाइड्रोजन हमारे पास एक है. ठीक है, ऑक्सीजन है. अभी हम इसके सामने लिखेंगे इसका एटॉमिक मास. वो आप लिखोगे कहाँ से? टेबल से. देखो, अभी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1. एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16. ठीक है, तो हम इसे राइट डाउन करेंगे यहाँ पे. इसका कितना है? 1, तो इसका कितना है? 16. ठीक है,
अभी हमारे पास वाटर जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे है, वो मैंने आपको जर्नल हमारी वीडियो के पार्ट 1 में सिखा दिया था कि वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, एक हाइड्रोजन का मास 1 है, तो जो दूसरी वाली हाइड्रोजन है उसका मास भी 1 हो गया, ठीक है। अभी हम इसकी रेशो निकालेंगे, हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन। यहाँ पे हम एक और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम लिखेंगे हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, ठीक है। अभी देखो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 1 + 1, 1 + 1 अपॉन ऑक्सीजन का मास 16, लिख लिए यहाँ पे 16, 2/16, इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/8 हाइड्रोजन अपॉन ऑक्सीजन, ठीक है। हमारे पास ये रेशो आ गई उनकी। सेकेंड वे भी हमारा वैसा ही है, इसमें हम सिंपली लिखेंगे 1 + 1, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक है। रेशो आ रही है हमारे पास, आगे है 16, 2 रेशो 16, कट करेंगे इसे 1 रेशो 8, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें इतना ही जो है वो मिल रहा है। अभी आते हैं हम अपने बुक के पेज नंबर 32 पे, आगे बढ़ते हैं। Thus, if 9 gram of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained, ठीक है। कि अगर हमारे पास 9 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है, तो उसके साथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का जो होगा उसके साथ में होगा, ठीक है, आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड। सिमिलरली यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो अमोनिया की दी गई है, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन है एंड हाइड्रोजन है, आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेम रेशो 14:3 बाय मास। वट एवर द मेथड और सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन्ड, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अमोनिया का सोर्स क्या है। जैसे हमने पहले बोला कि वाटर हमने चाहे नल से लिया है चाहे समंदर से लिया है, उसका कोई भी सोर्स है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी जो रेशो होगी वो 1:80 होगी। सिमिलरली जो हमारे पास अमोनिया है उसकी रेशो 14:3 ही होगी, चाहे उसका कोई भी सोर्स हो। तो इसके लिए भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, इसकी 14:3 कैसी आई। इसके लिए भी आप देखो, हाइड्रोजन का मास 1 ही है एंड नाइट्रोजन का जो मास है वो है 14। उसके हिसाब से मैंने नोटबुक पे ये सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन का आ गया, उसके बाद में हमने इसको जो हमने सेकंड वाला मेथड यूज़ किया था उसके अकॉर्डिंगली हम इनकी जो रेशो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अभी आप लोगों ने 2 एग्जाम्पल्स देखी, वन इज़ ऑफ हमारी जो थी वो वाटर की थी, ठीक है। सेकंड वन जो थी हमारी वो अमोनिया की थी। दिस लीड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच इज़ आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इससे आगे हम उसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे कि जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है उसको हम कैसे राइट कर सकते हैं। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्रूस्ट एज इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मीन्स कि हमारे पास कोई भी केमिकल जो सब्सटेंस है, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, ठीक है। उसकी जो क्वांटिटी की रेशो है
वो एक डेफिनेट होगी। अगर उसमें 1 ग्राम है तो वो 1 ग्राम ही होगी, उसकी वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट होगी, ठीक है, वो वेरी नहीं करेगी। चलो अभी हम नेक्स्ट पैरे पे जाते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट्स वाज टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज। अभी उनके पास इसकी प्रॉब्लम थी कि इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter। तो एक ब्रिटिश केमिस्ट था जोहन डाल्टन, जिन्होंने क्या किया, अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, मैटर के नेचर के बारे में एक बेसिक थ्योरी जनरेट की, प्रोवाइड की, ठीक है। उन्होंने बताया डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। उन्होंने इस चीज़ को पिक्ड अप किया, इस चीज़ को बताया, आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर को, विच वॉज टिल देन जस्ट ए फिलॉसफी। तब तक ये सिर्फ एक फिलॉसफी थी, एक बात थी, ठीक है। He took the name atoms as given by Greeks and said that smallest particle of matter are atoms। तो उन्होंने भी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल थे उनको क्या बोला, एटम बोला, ठीक है। His theory was based on the law of chemical combination। उनकी थ्योरी किस पे बेस्ड थी, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे। Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and the law of definite proportion। तो उन्होंने ये वाली जो थ्योरी थी उनकी, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो हमारे पहले दोनों लॉज थी उनके बारे में ही थी ये थ्योरी। इसमें वो दोनों लॉज को एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। उसके बाद में आप ये एक पिक्चर देख रहे हो, एक बॉक्स देख रहे हो, ठीक है। ये इनकी हिस्ट्री के बारे में है। जोहन डाल्टन जो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने ये वाली थ्योरी जो थी हमें दी। पहले में हम इनके जो बेसिक पोस्टुलेट्स हैं हम वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम इनकी जो हिस्ट्री है आपको वो बताएंगे, ठीक है। According to Dalton's atomic theory, all matter, whatever an element or compound or mixture, is composed of small particles called atoms। इन्होंने भी जो small particles थे उनको atom का ही नेम दिया। The postulates of this theory may be stated as follow। उनके जो main postulates हैं वो ये देखो, all matters is made up of very tiny particles called atoms which participate in chemical reaction। जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इन्होंने भी उसे एटम ही बोला, जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जो एटम्स हैं हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उन्हें डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties। जो atoms होंगे एलिमेंट में वो आइडेंटिकल होंगे मास के बेसिस पे, जैसे कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होंगी, एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगी वो भी सेम होंगी, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वही है कि अगर एटम्स किसी डिफरेंट एलिमेंट के होंगे तो उनका मास भी डिफरेंट होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी डिफरेंट होगी, ठीक है। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल बोल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे एंड जो कंपाउंड है उसको फॉर्म करेंगे। The relative numbers and kinds of atoms are constant in a given compound। उनके relative जो उनकी kinds की होंगी, ठीक है, वो भी सेम कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही होगी, ठीक है।
You will study in the next chapter that all atoms are made up of still smaller particles. हम next chapter में पढ़ेंगे कि सभी जो पार्टिकल्स हैं वो स्मॉलर पार्टिकल्स, एटम्स हैं वो स्मॉलर पार्टिकल्स के ही बने होते हैं. ठीक है. ओके गाइस, अभी आपको इसकी जोहान डाल्टन की थ्योरी के बारे में बताते हैं थोड़ा सा. जोहान डाल्टन वॉज बोर्न इन ए पुअर वेबर्स फैमिली इन 1766 in England. He began his career as a teacher at the age of 12. 7 years later, he became a school principal. In 1793, Dalton left the monastery to teach mathematics, physics, and chemistry in a college. He spent most of his life there teaching and researching. In 1808, he presented his atomic theory, which was a turning point in the study of matter. So इन्होंने मैथमेटिक्स, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री तीनों में ही रिसर्चेस भी की हैं. ठीक है. और इन्होंने काफ़ी टाइम टीचिंग भी की है, प्रोफेसरिंग भी की है, प्रोफेसर भी रहे हैं ये, और इन्होंने रिसर्च भी की है. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम हमारी वीडियो के पार्ट नंबर 5 में जो हमारे पास जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम इनके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे. उनकी मैं आपको वीडियो बना के जल्दी अपलोड करूँगी. ओके, थैंक यू सो मच.